बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक वेलनेस लाहौर का अपनी नौइयत का वाहिद अदारा है जो माशरे में मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत काम कर रहा है। इसकी टीम दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है। इसको दो चीज़ों का सामना है। एक तो ये कि लोग आइडेंटिफाई करें कि उनके लिए मसाइल हैं कुछ, जिसको बाद लोग तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं या समझते नहीं है या उनको पता नहीं है। और ये हम जो सिलसिला कर रहे हैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का, इस तरह के और भी चीज़ें हम करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या मसाइल हैं और फिर उनका मसाइल का हल भी मौजूद है दुनिया में, अल्लाह ताला ने उतारा हुआ, जिसमें हमारे साइंटिस्ट, हमारे साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। और अभी इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं मैडम कमल हसीब, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, पाक वेलनेस सेंटर लाहौर में। तो इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। और आज जिस मामले में हम इनके साथ बात करना चाह रहे हैं वो है स्पीच थेरेपी के हवाले से। स्पीच थेरेपी के हवाले से जो कुछ भी जानना चाहते हैं हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। मैं बजाय अपनी टूटी फूटी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं, मैं बराह रास्त मैडम की तरफ तवज्जो होता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा बताएं कि ये स्पीच थेरेपी से क्या मुराद है और ये किन लोगों को रिक्वायर्ड है। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और आई रियली वांट टू ऐड कि पाक वेलनेस मेडिकल सेंटर का जो ये डिपार्टमेंट है, न्यूरो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये स्पेसिफिकली काम कर रहा है बच्चों और एडोलेसेंट के साथ। तमाम वो बच्चे तमाम वो बच्चे और एडोलेसेंट, टीनेजर्स, एडल्ट जिनको स्पीच से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिनको कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं, उन सब के साथ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे कि हमसे क्वेश्चन इस वक्त मुझसे क्वेश्चन किया गया कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन अगर हम बच्चों की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे माइलस्टोन्स हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहला टूल होता है क्राइंग, कम्युनिकेट करता है वो रो कर। देन वो कोइंग स्टार्ट कर देता है, जिसे कहते हैं नॉन सेलेबल साउंड्स निकालता है। और फिर उसके बाद बच्चा बैबलिंग की तरफ आता है अपने जैसे बाबा, मामा, पापा, डाडा, जो भी बच्चा बोल रहा है बैबलिंग के साथ वो कोई भी वर्ड। फिर पेरेंट्स और इन्वायरमेंट एक बड़ा रोल प्ले करते हैं उन साउंड्स को शेप करने में। जब आप उनको रीइंफोर्स करते हैं बच्चे के साथ तो वो साउंड्स शेप होती हैं। फिर वो ब, प, म से बाबा, मामा, डाड, पापा, इस तरह से वर्ड बनते हैं। फिर बच्चे की कम्युनिकेशन डेवलप होती है, उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है इन्वायरमेंट के थ्रू। लेकिन अगर आपका बच्चा इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद भी, पेरेंट्स के कम्युनिकेशन के बावजूद भी वो अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा, तो ये एक क्लियर कैरेक्टरिस्टिक है जिस वक्त आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और फिगर्स हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट जो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और क्लास में है, किसी स्कूल जाता है, और वहाँ पर टीचर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो स्पीच से रिलेटेड या बिहेवियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं जो बाकी बच्चों से डेविएट कर रहे हैं, जो नॉर्म्स डेविएट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। बट अगेन हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज़ को टारगेट नहीं, हमारे पास एक समरी होनी चाहिए कि माइलस्टोन्स क्या हैं, उसकी एज क्या है, डेवलपमेंट एज क्या है, फिर क्रोनोलॉजिकल एज से वो एज मैच करे, ये आपको सब एक प्रोफेशनली बताए। उसमें मैडम आपकी बातों से जो अंदाज़ा होगा वो ये है कि अभी आप बच्चों की कि आप कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होके थोड़ा सा वो कम्युनिकेट करना शुरू करता है, हमें वहीं पे आइडेंटिफाई कर लेना ज़रूरी है। तो ये तो बच्चों का हो गया। बाद लोग नहीं आइडेंटिफाई कर चुके, वो पीछे हटे हैं। और बाद में क्या चीज़ें सामने आती हैं कि कुछ बच्चे हकला रहे हैं बात करते हुए, कुछ जो हैं वो बात को दरमियान में छोड़ के लफ्ज़ को खा रहे हैं, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते। फिर एक चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि वर्ड को प्रोनाउंसिएट सही तरीके से नहीं कर पाते, लफ्ज़ पूरा नहीं निकल सकता उनसे। कुछ लफ्ज़ होते हैं बाद दफ़ा, कुछ लफ्ज़ होते हैं बाद दफ़ा शायद ज़्यादा होंगे, वो आप ज़्यादा चूँकि आप इस फील्ड में आपको पता होगा कि कर रहे हैं। एंड सो ऑन। अब मतलब मेरे हमारे
अपनी नज़र में आया कि एक बच्चा है जो रिपीट कर रहा है बार बार। वो कैसे रिपीट कर रहा है कि वो अगर उसने चिटकनी लगा दी है तो वो आपको कहता है चिटकनी लगा दी है, चिटकनी लगा दी है, हाँ लगा दी है, लगा दी है, लगा दी है। इसी तरीके से ये मैंने काम कर लिया, काम कर, अब वो अपने काम को रिपीट। अब क्या ये सारी चीज़ें वो हैं जो निशानदेही कर रही हैं, आइडेंटिफाई कर रही हैं कि ये है जिसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। आपको टाइम फ्रेम भी देखना है कि क्या कोई एरर बोलने में, कम्युनिकेशन में आया है, वो किस हद तक है और वो कितना ज़्यादा इंटरवीन कर रहा है, उससे उसका कॉन्फिडेंस तो नहीं शेक हो रहा और वो परसिस्टेंट है एरर। अब ये जो आपने बात की ये है स्टटरिंग से रिलेटेड। कुछ बच्चे पार्ट वर्ड रेपिटेशन करते हैं, कुछ वर्ड बच्चे सेंटेंस रेपिटेशन करते हैं, कुछ साउंड रेपिटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बॉल बोलना है, वो बोलेगा ब ब ब ब बॉल, ठीक है। लेकिन ये एरर्स किस हद तक है, तो इसमें अब पेरेंट्स और टीचर्स और केयर गिवर्स जो भी हैं वो आइडेंटिफाई करें। बट अगेन यहाँ पर हमारे कल्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम विजिबल हैं उनके बारे में तो फिर भी डिस्कस हो जाता है, लेकिन जो अब कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जिसमें सोसाइटी गाइड कर रही होती है कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी थोड़े टाइम बाद बोलने लगेगा, और या फिर अभी इसके फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रिलेटिव ने, जो क्लोज़ रिलेशंस होते हैं, इमीडिएट रिलेशंस होते हैं, उनमें उसने लेट बोला था तो आपका बच्चा भी बोल पड़ेगा। बट अगेन अगर कोई ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो आपका बच्चा नहीं अचीव कर रहा, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया और उस निज़ाम के तहत उसको वो अचीव कर लेना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा तो आप प्लीज़ किसी भी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें साइकोलॉजिस्ट भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और पाक वेलनेस मेडिकल सेंटर के पास बहुत अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारी एक पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो न्यूरो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रन कर रही है, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट सब एज अ होल काम कर रहे हैं, एंड फिज़िकल थेरेपिस्ट बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल नीड्स के बच्चे को ही ज़रूरत होती है थेरेपीज़ की या किसी प्रोफेशनल की। एक टिपिकल डेवलपमेंट का बच्चा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजर रहा होता है जिसको समटाइम्स चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन बच्चों को उन प्रॉब्लम से निकालने में। मैडम यहाँ पे आपने दो बड़ी अहम बातें की हैं मेरी नज़र में। एक तो ये है कि जिस बच्चे को या जिसको भी स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अब ज़रूरी नहीं है कि वही स्पीच थेरेपिस्ट से रब्ता करे, बल्कि ऑफ एंड ऑन जिसका चेकअप होता है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑफ एंड ऑन साल में एक दफ़ा सही लेकिन किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास विजिट करें और उनसे कंसल्टेशन लें। दूसरी बात जो आपने अहम की है वो है पेरेंट्स का रोल। आपने बात किया कि पेरेंट्स का रोल इसमें, क्योंकि आइडेंटिफाई बच्चा नहीं कर सकता, पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई करना है। और एक बात जो समझ आती है आपकी बातों से, अगर बच्चा हकला रहा है या अगर बच्चा सही तरीके से अपना सेंटेंस जो है वो अदा नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली इसके नुकसानात जो मुझे समझ आते हैं वो एक तो ये है कि कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म हो जाएगा, बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे और वगैरह वगैरह। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि वालिदैन का रोल क्या है और क्या वाकई ऐसा है कि जिसको जो नॉर्मल बच्चे भी हैं उनको भी ऑफ एंड ऑन डॉक्टर से कंसल्ट या अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो ऐसा बंदोबस्त करें। क्योंकि जब मैंने टिपिकल डेवलपमेंट की बात की है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं स्पीच थेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो स्पीच के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी कि अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, जो आपने कहा है उसको बच्चा वैसे ही अंडरस्टैंड कर रहा है, और जो अंडरस्टैंड कर रहा है, इंटरप्रिटेशन हो रही है, उसको लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ कर रहा है। अब इसमें अगेन स्पीच थेरेपिस्ट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आता है, और इसलिए ये दोनों कम्युनिकेशन और जो कॉग्निशन है दोनों साथ साथ चलते हैं, डेवलपमेंट का हिस्सा हैं और बहुत अर्ली ईयर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये डिलेज आते हैं तो आपके बच्चे की कॉग्निशन भी कॉम्प्रोमाइज़ड होती है। सो अगेन जिस टाइम में पेरेंट डिले कर रहे होते हैं या सोसाइटी उनको गाइड कर रही होती है कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी 4 साल का है, अभी 5 साल का है,
इतने टाइम में वो उसकी अर्ली इंटरवेंशन का टाइम जो है वो वेस्ट करवा देते हैं। और इसके लिए आपको एक कंसल्टेंट ही राइट इंफॉर्मेशन देता है कि एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज क्या है और किस अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है, किसके अकॉर्डिंग इसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स अचीव हो जाने चाहिए। और बाकी चीज़ों में ऑब्वियसली कम्युनिकेशन आपके प्रैग्मेटिक्स भी आता है, जैसे सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, सोशलाइज करना सीखता है लैंग्वेज के थ्रू बच्चा। तो वो सोशलाइजेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो अभी पेरेंट्स को नहीं इतना रेड फ्लैग्स उसके नज़र आ रहे होते, उसके ट्रिगर्स नहीं नज़र आ रहे होते। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा ग्रो करता है, बड़ा होता है, वो अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने पेयर्स में एक प्रेशर फील करता है, वो आइसोलेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे विड्रॉल की तरफ चले जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़रूरी है काम करना, जिसको सबसे लीस्ट पे रखा जाता है, जबकि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। बस एक दो आखिरी मैं बातें करूँगा। एक तो मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने एज की बात की कि क्या बच्चा अगर बचपन में शीर ख्वारगी में या पैदा होने के 18 माह 12 माह के अंदर अगर उसको वो पता नहीं चलता और उसके बाद पेरेंट्स या जो आज सुन रहे हैं आपकी बात पेरेंट्स, उनको आज पता चला है उनका बच्चा 5-7 साल का हो गया है, तो क्या इसकी कोई थेरेपिस्ट के लिए कोई एज होती है कि ये उसको करे, या वो जब भी आ जाए उसके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है? जी, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस में इसको सम अप करूँगी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप एटलीस्ट कंसल्टेशन तो लें, हो सकता है कि कोई दूसरा एसोसिएटेड फैक्टर्स हों। यूजुअली मेरे पूरे इस करियर में मैंने अक्सर इस चीज़ को देखा है कि पेरेंट्स को ये भी नहीं पता चलता कि उनके बच्चे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हैं, उनके बच्चों को सुनने का मसला है। और अब जब स्पीच थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो वो सबसे पहले स्क्रीनिंग में उनका यही एक क्वेश्चन होता है कि आपका बच्चा ठीक से सुनता है। 4-4, 5-5 साल का बच्चा हो जाता है और उनको यही नहीं पता होता कि उनका वो बच्चा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के साथ है, उसको हेयरिंग एड की ज़रूरत है, या उसके मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर्स पे भी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास कर पीडियाट्रिशियंस जो हैं उनको ये पता होना चाहिए कि राइट टाइम पे राइट रेफरल हो जाए। अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है और अगर उनको स्क्रीनिंग में ये चीज़ फील हो रही है तो उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें। अगर बच्चा माइलस्टोन में डिले है तो डोंट से दैट कि थोड़ा टाइम छोड़ दें इसको, अभी थोड़े टाइम बाद चेक करें, फ़ौरन रेफ़र करें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तरफ, चाइल्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की तरफ, या फिर जो भी आपको कंसल्टेशन आपको लगता है कि अलाइड हेल्थ केयर की टीम एज अ होल, अलाइड हेल्थ केयर की टीम को आपको रेफ़र करना चाहिए, आप रेफ़र करें। डॉक्टर्स को भी इन चीज़ों की बहुत टाइमली अपने पेशेंट को कंसल्टेशन या रेफरल दे देनी चाहिए कि नाउ इट्स द टाइम, क्योंकि आपके बच्चे की ये माइलस्टोन्स नहीं, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स को माइलस्टोन्स पता होते हैं, तो माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर मॉनिटर करें और उनको अलाइड हेल्थ केयर की टीम की तरफ रेफरल दें। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, इसीलिए नाज़रीन मैं ये बता रहा हूँ कि पाक वेलनेस ना सिर्फ ये कि लोगों का इलाज कर रहा है, बल्कि ये एक जहाद कर रहा है कि लोगों को बताया जा सके। अब जिस तरह मैडम ने कहा कि डॉक्टर्स को भी या जो भी हेल्थ सर्विसेज देने वाले दूसरे भी हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस, उनको चाहिए कि ख़ास तौर पर वालिदैन को गाइड करें कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक ऐसा दिलचस्प मौजू है, दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम कहते हैं कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, कौम का मुस्तकबिल है, और इसी तरीके से वो हर फैमिली का मुस्तकबिल होते हैं और उनके मतलब बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। तो इन चीज़ों को इस तरीके से ना छोड़ें। हम भी इसके ऊपर मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ वक्तन फ़ौक्तन हर हफ्ते में एक आध सेशन करके लोगों को गाइड करें। हम केस स्टडीज़ पे भी बात करेंगे ताकि ये पता चले कि कोई बच्चा किस हालत में होता है और उसके ऊपर फर्दर किस तरह वो मेहनत की जाती है और कैसे वो इन चीज़ों से बच सकता है या अपना फ्यूचर उसका सिक्योर किया जा सकता है। तो आपका शुक्रिया, देखने का शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो कीजिए हमारे इस चैनल को और हमारे इस प्रोग्राम को, ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। शुक्रिया।
बहुत Thank शुक्रिया you. Thank you Stop. so much.